मिलेगा हमेशा। यहाँ पे हेनरी फ्योल कहते हैं, हेनरी फ्योल ने कहा कि हर एक जॉब या टास्क को हमें स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। बोल दीदी और इजी समझाओ। बहुत सिंपल है। आप लोग सब लोग बैंक गए होगे, सब जाते हैं बैंक, एक बार तो गए होगे, सब विजिट किए होगे। क्या बैंक में एक ही आदमी होता है जो सब काम करता है? बोलना नहीं थी। हम जब बैंक एंटर होते हैं, बाहर तो एक वॉचमैन नमस्ते करने के लिए खड़ा होता है, अंदर जाते एक कैशियर होता है, एक पासबुक छाप रहा होता है, एक एफडी का काम कर रहा होता है, कोई अकाउंट का काम कर रहा होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उस बैंक का, ठीक है, एक मैनेजर होता है उस बैंक का। यानी यहाँ पे आप देखिएगा, एक बैंक चलाने के लिए हमने वर्क को बेटा डिवाइड करके रखा है इन स्मॉल यूनिट्स। एक टास्क को करने के लिए छोटे छोटे काम में उसको क्या कर दिया है, डिवाइड। आप लोग स्कूल चले जाइए, स्कूल के मैनेजमेंट में भी आप देखिए, ऑफिस स्टाफ अलग होगा, प्यून अलग होंगे, टीचर्स अलग काम कर रही है। हर एक जॉब को इन्होंने क्या किया है, स्मॉल यूनिट्स में बेटा डिवाइड करके रखा है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल में भी आप देखिएगा हर एक वार्ड होता है, रूम अलग अलग होते हैं, डिस्पेंसरी फार्मेसी अलग होती है, डॉक्टर्स का कैबिन अलग होता है, क्लिनिक अलग होता है, नर्सेस के लिए जगह अलग होती है, एक स्टोर हाउस होता है। बहुत सारे आप देखिए यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स हमें दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल का जो पहला प्रिंसिपल है, उसने बोला कि वर्क को जो है उसको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड द टास्क, डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स। अगर मैं अभी आप लोग सबको यहाँ जितने भी बैठे एक प्रोजेक्ट वर्क दे दूं कि भाई एक प्रोजेक्ट वर्क करना है आप लोगों को ग्रुप में, तो इसमें कौन, एक लड़की आस्था फॉर एग्जाम्पल, आस्था बोले मैं होशियार, मैं करूंगी पूरा काम, नहीं, नॉट पॉसिबल। आप लोग क्या करेंगे, अपने काम को डिवाइड कर लेंगे, जो जिसमें अच्छा होगा बोलेगा भाई मैं वो कर लेता हूँ, मैं सामान खरीद के, चिराग बोलेगा मैं बाहर घूमता हूँ भाई, मैं सामान खरीद के ला दूंगा, बाकी तुम लोग जानो। इशिका बोलेगी मैं पेंटिंग एंटिंग अच्छी कर लेती हूँ, थोड़ा सजावट का काम कर दूंगी। आस्था बोलेगी मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं राइटिंग का काम कर दूंगी। समझ आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपने एक टास्क को, एक काम को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब दीदी हमने यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क किया, तो बहुत सिंपल, तो बच्चों जैसा लगा हमको, क्यों किया डिवाइड, ये भी तो समझे। क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये जॉब और टास्क को मैंने डिवाइड कर दिया, ओके, डिवाइड कर दिया एक बंदे को। अब देखिए वो बार बार वो काम करेगा, बार बार वही काम करेगा, क्योंकि अब उसको मैंने वो काम दे दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोग कहिए ना, आप लोगों की मम्मी लोग घर में खाना बनाती, मेरी मम्मी भी बनाती, सबकी मम्मी खाना बनाती थी। कभी नोटिस करना कितनी ज्यादा एक्सपर्ट है वो काम में, है कि नहीं है? और आप लोग घुस जाए किचन में खाना बनाने, क्या करेंगे, सब फैला देंगे, रिसोर्सेस का वेस्टेज कर देंगे यहाँ पे, और फिर लात घूसा खा के किचन से बाहर आ जाए और बनाएंगे एकदम रद्दी खाना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला जी एक्चुअली ना मम्मी लोग बार बार रोज रोज वही काम करके एक्सपर्ट हो गई है, और हमको जब वो काम मिला तो हमने बिल्कुल यहाँ पे रद्दी काम किया। तो जब एक इंसान बार बार वही काम करेगा ना, तो उसको पता क्या हो जाएगा, उसको वो टास्क में हो जाएगा स्पेशलाइज। तो डिविजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन यानी एकदम एक्सपर्ट बन जाएगा उसका। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, रोज क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, करते रहिए, आप लोग क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम एक काम को बार बार एक ही इंसान से कराते हैं तो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क का आप लोगों के लिए। आप लोग डोमिनोज जाते हैं, पिज्जा हट जाते हैं, एक जो रिसेप्शन में बिलिंग करता है वो रहता है, ठीक है, एक थोड़ा वो जो टेबल वगैरह साफ करने के लिए अलग एक इंसान रखते हैं लोग, फिर पिज्जा बनाने के लिए अलग रखते हैं, एक मैनेजर वहां का अलग रहता है, फीडबैक क्वेरीज लेने के लिए अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क यानी कि भी जब हम एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपने जॉब को, अपने टास्क को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। और एक और बात, जब हम स्पेशलाइज हो जाएंगे काम, बार बार वही काम कर रहे हैं आप ना, स्पेशलाइज हो गए, एकदम एक्सपर्ट, एकदम चुटकी बजा के काम हो गया, तो पता है आप रिसोर्सेज भी कम वेस्ट करेंगे। जैसे मम्मी खाना बना रही है तो रिसोर्सेज कम वेस्ट हो रहे हैं, वेस्ट ही नहीं हो रहे हैं यार, मम्मी लोग के रिसोर्सेज वेस्ट ही नहीं। आप खाना बनाने जाएंगे
हो गया बेटा, खत्म, बाय बाय, टाटा हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी आएगी। इसका एक और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है बोलना दी, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या था इशिका? दीदी, when work is done in minimum resources and maximum output. मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम आउटपुट। वेरी गुड। बोलना दी, जब हम रिसोर्सेज कम वेस्ट करें तो बार बार एक इंसान वही वही पिज्जा बनाते जाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, एकदम स्पेशलाइज। ठीक है, मम्मी बार बार खाना बनाएगी, एकदम स्पेशलाइज। आप कोई काम कर रहे हैं, बार बार वही काम करेंगे तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल, इजी। ओके, जैसे मेरी मम्मी को मैंने फोन दिलाया था, जब बोले यार ये क्या है, मेरे को नहीं बनता चलाते, अब एकदम मेरे से ज्यादा स्पेशलाइज। इंस्टा मेरे से ज्यादा चलाती, फेसबुक मेरे से ज्यादा चलाती, चला चला के एकदम एक्सपर्ट बन गई है वो, और मेरे को भी सिखाती, देख ये नई चीज आई है, तेरे को कुछ नहीं पता, देख। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो जाता है जब एक इंसान बार बार वही काम करेगा, क्योंकि हमने वर्क को यहाँ पे क्या किया बेटा, स्मॉल यूनिट्स में अपने जॉब को डिवाइड कर दिया, और एक इंसान को एक काम दिया, वो बार बार वही काम करेगा, स्पेशलाइजेशन होगा और एफिशिएंसी आ जाएगी। किसी को डाउट है इस पॉइंट में? एनीवन? आ गया समझ? ओके, चलिए अब इसके नोट्स बना लीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क सबने हेडिंग डाल दी है, लेट अस राइट। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल टास्क। यानी पूरे काम को दीदी एक सिंपल टास्क में आप क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, मैं पूरा काम एक इंसान को दे दूंगी तो चलेगा क्या काम? नहीं। Only one task of work should be assigned to one person according to his capability, qualification and experience of the person. और देखिए सेकंड पॉइंट में, देखिए पढ़ लीजिए एक बार फिर लिख लीजिएगा। When a person will perform only one part of job again and again, he will become perfect. Meaning of perfection for you, and specialize in doing that job, and the efficiency level will improve. तो आप जो सेकेंड प्रिंसिपल है बेटा वो होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा, ठीक है, पैराग्राफ बना के लिखेंगे अपन सब। Rajveer is here. लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क ऑन टाइम। ये दो वर्ड्स अपन को पहले समझने पड़ेंगे, और यहाँ पे फ्योल कहते हैं कि दोनों में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ फर्स्ट पैरा लिखें और इसको समझेंगे, जल्दी लिखें। हाँ दीदी। देखिए दो वर्ड्स है बेटा, अथॉरिटी और एक वर्ड है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों ऑब्वियसली अपोजिट वर्ड्स है, सबको पता है।
अब देखिए अथॉरिटी क्या होता है, बोलना जी पावर टू टेक डिसीजन, राइट। अथॉरिटी किसके पास होती है, जो डिसीजन पावर रखे अपने पास, ठीक है, बॉस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलना दी किसी ने हमको काम दिया है उसको पूरा करना। तो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क, जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को होमवर्क पूरा करना है, क्या बोल दिया, आप लोगों को होमवर्क पूरा करना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लीट द असाइन टास्क ऑन टाइम। और अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको ऑर्डर दिया कि एक काम आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, या मैंने कोई डिसीजन मेकिंग पावर किसके साथ है, मेरे पास है, ठीक है। तो अथॉरिटी अलग होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग। अब यहाँ पे फ्योल कहते हैं कि एक्चुअली में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में ना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना होना चाहिए। क्यों ऐसा बोला उनने, मैं समझाती हूँ। बोला जी उनने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि एक इंसान के पास जब पूरी पावर आ जाती है, एक इंसान के पास जब अथॉरिटी आ जाती है ना, तो वो इसका मिसयूज करता है। ये आप सबको पता है, जब किसी इंसान के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो लोग उसका मिसयूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि सिर्फ अथॉरिटी होना जरूरी नहीं है, अथॉरिटी के साथ साथ क्या होनी चाहिए, इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हम किसी को, फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या होनी चाहिए बेटा, अथॉरिटी भी होनी चाहिए काम करने की। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क असाइन कर दिया, तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी कि आप अपने हिसाब से उसमें काम कर सके, आप अपने हिसाब से उसमें हेडिंग डाल सके, अपने हिसाब से सर्च करके लिख सके। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी काम करने की। या फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल अपना एक कॉपी दे दिया तुम लोग को कि मेरा ये प्रोजेक्ट वर्क है, वो आप लोग मुझे लिख के दो। बोलना दी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन मैंने तुम लोग को ये अथॉरिटी नहीं दी कि आप लोग अपने मनमर्जी अनुसार लिख दें। मैंने बोला जो मैं कहूंगी वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी है एक इंसान के पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अथॉरिटी के साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दो। तो जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है बेटा, उनको अथॉरिटी तो होती है, साथ में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती है। और अगर किसी इंसान को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम दे रहे हैं करने के लिए, तो उस काम को करने के लिए वो डिसीजन तो ले सके। अब ऐसा थोड़ी हर काम के लिए फोन करके पूछे, हेलो दीदी ये काम कर ले, हेलो दीदी ये काम हो गया है, ये ऐसा कर ले, अब इसके बाद नहीं। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो एटलीस्ट उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी दो कि भाई मैंने तुमको ये काम दिया है, अब तुम अपने हिसाब से इस काम को कर दो। तो अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है तो उसके साथ उसको क्या दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप उसको क्या दीजिए, अथॉरिटी। क्योंकि देखिए ऐसा करना जरूरी क्यों है, तो इन द केस ऑफ अथॉरिटी बोला नहीं, जब हम अथॉरिटी देते हैं किसी को, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ दे देंगे ना तो वो उसका मिसयूज कर लेगा, हिंदी में बोले तो गर्रा जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक किसी को सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलना नहीं उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी, वो काम कर पाएगा ठीक से, बोलना नहीं, उसको लगेगा मैं यहाँ पे वेलकम भी नहीं हूँ, मैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं, बोले मेरे को काम तो दे दिया लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों के स्कूल में प्रीफिक्स बनाए जाते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल बनाए जाते हैं, उनको पता है क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप लोग स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करें, स्कूल में बढ़िया फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करें, सब स्टूडेंट सब क्लासेस के मॉनिटरिंग करें। यहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन साथ में उनको क्या दी जाती है, अथॉरिटी, पावर भी तो दी जाती है। कभी भी असेंबली के बीच में किसी बच्चे को चोटी से खींच के चल रिबन नहीं लगाई, अबे कैसे जूते, चल पीछे चल, तो उनको साथ में क्या दी जाती है, अथॉरिटी। अब क्या ऐसा करने के लिए उनको बार बार क्या अपनी क्लास टीचर या पीटी टीचर से पूछना पड़ता है, सर इसके जूते गंदे, इसको बाहर निकाल दूं मैं, नहीं ना। तो यहाँ पे आपने किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो यू हैव टू गिव द अथॉरिटी टू देम आल्सो। इजिली समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए आगे लिख लीजिए इसका सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड लिखिए ये वाला पैराग्राफ। विनायक, विनायक है ही नहीं, विदुषी समझ आ रहा है? हाँ दी। देखिए एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा अथॉरिटी देते हैं तो वो उसका मिसयूज करेगा, तो मे ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट्स।
और एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, अथॉरिटी ना देके, तो उसको वो जॉब कंप्लीट करने में मुश्किल भी तो होगी, कर ही नहीं पाएगा। वो बार बार बॉस से पूछना पड़ेगा, सर ये काम कर लूं, सर ये काम हो जाएगा, ऐसे कर लूं, ऐसा कर लूं। नहीं बेटा, देयर इज नीड टू ब्रिंग पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बेटा बैलेंस बिटवीन बोथ फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलो। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या लिखा है? ये दीदी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Discipline does not only mean rules and regulation, but it also means developing commitment in the employees. ये अभी लिखेंगे अपन. Pure insists that discipline is required at superior as well as subordinate level. The disciplinary rules shall not be applicable only on subordinates. Employees will obey orders only when management play their part by providing good leadership. Of discipline बहुत easy है. अपन बचपन से सीख रहे हैं प्रिंसिपल। बेटा राम कैमरा ऑन हो गया गलती से तुम्हारा। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन दीदी हम बचपन से सीख रहे हैं। हाँ, बोलते मेरे को झूठ बोलता है ये कैमरा ऑफ है, बढ़िया हाथ हाथ हिला हिला के पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, यही करो तुम बैठ के। डिसिप्लिन बोलना दी हम बचपन से सीख रहे हैं, स्कूल जल्दी जाना है हमको, टाइम पे जाना है, होमवर्क जल्दी कंप्लीट करना है। ऐसे ही बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में भी ना, एक मैनेजमेंट में भी डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सुपीरियर लेवल पे भी काम करते हैं और सब ऑर्डिनेट लेवल पे भी काम करते हैं, सब ऑर्डिनेट लेवल पे भी काम करते हैं। तो ये सुपीरियर को भी इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और सब ऑर्डिनेट। अब आप इमेजिन करें ना, आपकी प्रिंसिपल आ रही है सुबह 9 बजे और आप जा रहे हैं सुबह 7 बजे। नहीं दीदी, काम नहीं चलेगा ऐसे। डिसिप्लिन जो है ना, सबको फॉलो करना पड़ेगा, सबके लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए। समझ आ रही है बात? तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे हेनरी फ्योल कहते हैं कि सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए, एक सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें सिस्टमैटिक वर्किंग चाहिए तो डिसिप्लिन इज वेरी मस्ट। अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर से क्योस हो जाएगा और कोई भी काम सिस्टमैटिक वे में वर्क नहीं करेगा। सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं यहाँ पे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे, काम करने के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट डज दैट मीन? बोलना रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। टाइम से आओ, काम करो, कमिटमेंट करो काम की तरफ। यानी कि जो एक एम्प्लॉय है उसको अपने काम की तरफ कमिटमेंट भी होना चाहिए। अगर वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है बेटा, तो वो क्या हो, कमिटेड हो काम के प्रति। कमिटेड यानी कि पूरे तरीके से बिल्कुल एकदम काम में लग जाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करे, काम करे। ठीक है, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, रूल्स एंड